गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी हुई। हमले के बाद लोगों में भगदड़। युद्ध विराम से पहले यह आईडीएफ का बड़ा हमला। एम्बुलेंस के पास हवाई हमला हुआ। هيو طبعا طيارات الاسعاف على طول نزلت الخدمه لاجلاء الجرحى. احنا عمالنا كنا بنوثق وصولهم، لكنها هيها دخلت الخدمه فورا لاخلاء الجرحى والشهداء في هذا المكان في مدينه رفح بالقرب من المستشفى الكويتي। और वहीं मध्य गाजा से खबर। मध्य गाजा के नुसरत कैंप पर आईडीएफ का हमला। आईडीएफ के हमले में 12 लोगों की मौत। हमले में कई इमारतें जमींदोज। इधर सीजफायर से पहले गाजा में ताबड़तोड़ धमाके। आईडीएफ ने कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। आसमान में छाया धुएं का गुबार। और एक और बड़ी खबर, लेबनान पर इजरायली सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। आईडीएफ के फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। आईडीएफ की बमबारी में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। और वहीं दक्षिणी इजराइल से खबर, जहां पर रेगिस्तान में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। नेगेव में आईडीएफ हमास के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। हाईवे पर हुई आमने सामने की जंग। वहीं जुबालिया में नाहल ब्रिगेड की छापेमारी हुई है। छापेमारी में मस्जिद और घरों के अंदर सुरंग मिली है। सुरंग में रॉकेट लॉन्चर समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने गिराए ताबड़तोड़ गोले। हवाई हमले में हमास के सीनियर कमांडर समेत 2 लड़ाकों की मौत। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर से पहले इजरायली सेना का बड़ा बयान। सीजफायर के दौरान भी गाजा में मौजूद रहेगी इजरायली सेना। गाजा से नहीं हटेंगे आईडीएफ के जवान। तो गाजा में ऐसा विध्वंस मचा है कि आधा गाजा तबाह हो गया है। गाजा में लोग नर्क से भी बुरे हालात में हैं, लेकिन हमास के कमांडर और नेता अब भी 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं। इजराइल के बम गाजा की इमारतों को मलबा बना रहे हैं, लेकिन 48 दिन की जंग में अब तक ना तो हमास का टनल नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है और ना ही हमास के अर्थशास्त्र को कोई बड़ा झटका लगा है। इसके उलट इस युद्ध ने हमास को दुनिया का सबसे अमीर चरमपंथी संगठन जरूर बना दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। गाजा में रक्तपात, इसके पीछे हमास का अर्थशास्त्र। गाजा कल्याण की रकम 10,000 करोड़ का गबन। सुरंग का तस्करी रूट, हमास की दौलत अकूत।
फिरौती से आमदनी, हमास की शॉपिंग बारूदी। गाजा की तबाही के पीछे हमास की उगाही है। हमास नॉमिक्स में गाजा संहार का गणित छिपा है। क्योंकि पूरी गाजा पट्टी की लीक प्रूफ घेराबंदी के बाद भी गाजा में मानवीय सहायता के नाम पर दी गई 1000 करोड़ की भारी भरकम रकम से हमास ने तबाही के हथियार खरीद लिए। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों की मदद के लिए दुनिया भर से भेजी जा रही इमदाद का इस्तेमाल हमास के लड़ाके रोटी और दवाइयां खरीदने में नहीं, बारूद बरसाने में कर रहे हैं। मानवीय मदद के नाम पर मिली रकम से हमास हिंसा करता है और ये हमास का सिर्फ 48 दिन पुराना सच नहीं है। सबसे नई इंटरनेशनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है हमास अरसे से फिलिस्तीन के नाम पर दुनिया भर से दी जा रही इमदाद का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए कर रहा है। Economist.com ने हमास के उस अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत रिपोर्ट छापी है जिसे हमास के हजारों बम भी तोड़ नहीं पाए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास के पास हजारों करोड़ की संपत्ति आखिर आई कहां से है, कैसे हमास दुनिया का सबसे अमीर संगठन बन गया, हमास की कमाई का सोर्स क्या है, हमास नेताओं के पास कितनी संपत्ति है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। इस युद्ध ने भले ही आधे गाजा को जलाकर खाक कर दिया हो, लेकिन हमास की अर्थव्यवस्था पर जारी हुई सबसे नई रिपोर्ट बता रही है कि बीते 48 दिनों में हमास दुनिया का सबसे अमीर चरमपंथी संगठन बन गया है। गाजा के लोगों और फिलिस्तीन की मदद के लिए दुनिया भर से जितनी भी रकम गाजा तक पहुंची है, उसे हमास ने हथियाकर हथियार खरीद लिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कड़ी घेराबंदी और बमबारी के बाद भी हमास तक पहुंचने वाले आर्थिक सोर्स पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? कैसे गाजा की तबाही के बाद भी हमास अमीर से और अमीर बनता जा रहा है? जिस वक्त गाजा की इमारतों पर इजरायल के फाइटर जेट्स और ड्रोन बम बरसा रहे थे, जिस वक्त गाजा की जमीन धमाकों से दहल रही थी, जब गाजा में चीख पुकार मची थी,
तब हमास के आतंकी अपने 5 सितारा पाताल लोक में आराम कर रहे थे। सबूत हमास की सुरंग के अंदर बने ट्रेनिंग सेंटर के इस वीडियो में देख लीजिए। More convenient for long living, like you have toilets, you have rooms that were built in order to contain people. So this room is an operational room that has. सुरंग के अंदर हमास के ठिकानों में सफेद मार्बल लगा है। हमास के लड़ाकों के लिए मॉड्यूलर किचन बनी हुई है। The warriors in front of us are going inside the tunnel. You can see a small kitchen. I want to show you more rooms. More rooms. This is a room, where you can sleep, eat, make command control. It also has an air conditioning. This air conditioning goes this way out. सुरंग के अंदर ही नई साजिशों के लिए बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम बने हैं। इजराइल की सेना को इन्हीं सुरंगों में हमास के कई हथियार गोदाम भी मिले हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स अब गाजा में जमीन खोद खोद कर हमास के सुरंगे और हथियार डिपो ढूंढ रही है, लेकिन इतना बारूद बरसाने के बाद भी अब तक हमास की सप्लाई लाइन ध्वस्त नहीं हुई है। तो इजराइल और हमास पिछले 1.5 महीने से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। अभी तक भीषण नरसंहार हो चुका है, हजारों मासूम बच्चे मारे जा चुके हैं। सुपर पावर्स तक को समझ नहीं आ रहा कि इस जंग का अंत आखिरकार कैसे होगा, लेकिन एक बार फिर दुनिया का एक छोटा सा मुल्क सुपर एक्टिव हो गया है। उस मुल्क का सुल्तान एक बार फिर से इस ग्लोबल संकट के समाधान में जुट गया है। विवाद भले ही इंटरनेशनल हो, लेकिन माना जाता है कि इस मुल्क के पास हर मर्ज का हल है। वो मुल्क है कतर। सवाल यह है कि क्या कतर इजराइल हमास की जंग को खत्म कर पाएगा? आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट, कतर संधि का गॉडफादर। इजराइल हमास जंग को 48 दिन बीत चुके हैं। दुनिया भीषण विनाश और नरसंहार की तस्वीरें नंगी आंखों से देख रही है। हर दिन सैकड़ों मासूम बच्चों समेत आम लोगों पर बारूद की बारिश हो रही है। दुनिया के सुपर पावर संग में न इजराइल झुकने को तैयार है और न हमास पर किसी का जोर। ऐसे में दुनिया की नजर सिर्फ एक शख्स पर है, समंदर पर तैरते महल का मालिक, कतर का किंग शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। रूस यूक्रेन जंग की बेभत्स तस्वीरें दुनिया ने देखी और पिछले 48 दिनों से जारी है इजराइल हमास के बीच भीषण युद्ध।
और अब दुनिया 43 साल के उस लंबे कद के कतर के अमीर की ओर देख रही है। दुनिया को लगता है कि शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ही वो शख्स हैं जो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को रोक सकते हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या कतर के किंग के पास इजराइल हमास जंग को रोकने का रास्ता है? जंग के बीच थानी आखिर कैसे वर्ल्ड डिप्लोमेसी के सेंटर में आ गए हैं? जो काम दुनिया की महाशक्तियां नहीं कर सकी, वो कतर कर सकेगा। आखिर दुनिया को हमाद अल थानी से ही आस क्यों है? आज आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। मिडिल ईस्ट के इस खौफनाक जंग को एक छोटे से देश का मुखिया आखिर कैसे रोक पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के नक्शे में कतर बहुत छोटा देश है। सिर्फ 11,500 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की आबादी सिर्फ 27 लाख के आसपास है। लेकिन इसके किंग का रुतबा ऐसा है जिसे सुपर पावर्स भी कम नहीं मानते। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के स्वागत की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। السلام الجمهوري حرس الشرف سلام خذ حاضر التركي سيدي इराक में जब कतर के किंग का स्वागत हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा। तीनों सेनाओं ने सलामी दी। और इस ग्रैंड वेलकम से साबित हो गया कि कतर भले ही छोटा देश हो, लेकिन इसके वजूद को हर कोई सलाम करता है। वजह है इसके किंग शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। और अब यही दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास की जंग अगर कोई खत्म करवा सकता है तो वो कतर के किंग ही है। इजराइल हमास जंग पर कतर की पैनी नजर है। कतर के किंग खुलेआम कहते हैं कि गाजा में नरसंहार की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। जंग के बीच दुनिया के लीडर्स कतर की राजधानी दोहा का दौरा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दोहा पहुंचे। उन्होंने कतर के किंग से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कतर के किंग अल थानी की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हमास आतंकियों की ओर से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। तो वहीं मोसाद के चीफ डेविड बार्निया भी दोहा पहुंच चुके हैं। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान हमास का समर्थन कर रहा है। तो वहीं हमाद अल थानी ने एक दिन पहले ही ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से भी बात की। युद्ध को खत्म करने के लिए कतर के अलावा मिस्र और अमेरिका एक्टिव मोड में है। लेकिन सभी की नजरें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी पर टिकी हुई हैं। आखिर थानी में ऐसा क्या खास है? कतर के किंग पर क्यों दुनिया की नजरें टिकी हैं? आज आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। कुछ वक्त पहले थानी जब किर्गिस्तान गए तब वहां की सरकार ने उन्हें पलकों पर बिठा दिया। जबरदस्त शाही सम्मान दिया गया। सेना ने सैल्यूट किया। तो वहीं परंपरागत शाही नृत्य से थानी का स्वागत हुआ।
ये स्वागत भले ही छोटे से देश ने किया हो, लेकिन इसकी तस्वीरें दुनिया के कोने कोने तक पहुंची और ये भी संदेश कि कतर के किंग में ऐसा क्या है जो हर जंग के बीच, हर मुश्किल हालात में, हर टेंशन भरे माहौल में संधि के गॉडफादर के तौर पर आ जाते हैं। इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। इतिहास में ऐसी तस्वीरें शायद इससे पहले कभी आई हों। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका का आखिरी जहाज टेक ऑफ करने वाला था। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने के बाद हवा में पहुंचा, इसके पहियों पर चढ़े लोग एक एक कर नीचे गिरने लगे। शहर के लोगों ने इन्हें गिरते हुए देखा। उस वक्त इंसानियत भी थर्रा गई थी। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि इस तरह लोग हवाई जहाज के पहियों पर चढ़ेंगे। लेकिन ये 20 साल तक चली जंग का अंत था। ये अमेरिका और तालिबान के बीच 2 दशक की लड़ाई का आखिरी दिन था और अमेरिका और तालिबान के बीच डील करवाने वाला कोई और मुल्क नहीं बल्कि कतर ही था। अफगानिस्तान में साल 2001 से तालिबान और अमेरिका के बीच संघर्ष चल रहा था। लगभग 20 साल तक तालिबान और अमेरिका में बातचीत होती रही, लेकिन ये बातचीत 2020 में तब सफल हुई जब कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ। कतर ही अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत का एपी सेंटर बना। इस शांति समझौते में कतर ने अहम भूमिका निभाई थी। साल 2013 में कतर ने ही पहली बार तालिबान को दोहा में अपना कार्यालय खोलने की इजाजत दी थी। तालिबान के नेता कतर में ही रहते थे। 2018 में ट्रंप सरकार ने दोहा में ही तालिबान के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू की थी। इस बातचीत में अफगानिस्तान की सरकार को शामिल नहीं किया गया था और इसका कतर को जबरदस्त फायदा मिला। कतर पश्चिम के देशों के बेहद करीब आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलकर कतर का नाम लेते हुए उसे अपना करीबी सहयोगी बताया। यह सुपर पावर अमेरिका से कतर के किंग की नजदीकियों का सबसे बड़ा सबूत है। कतर की बढ़ती ताकत का एक और नमूना आपको दिखाते हैं। इसके लिए ज्यादा पीछे नहीं जाना होगा, बल्कि ये सिर्फ कुछ महीनों पुरानी बात है जब वैगनर ग्रुप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तब भी कतर के किंग ने पुतिन से बात की थी। कतर के किंग ने पुतिन को भरोसा दिया था कि कतर रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह बेशक छोटे से देश का सपोर्ट था, लेकिन इसके कई मायने निकाले गए, क्योंकि जिस कतर को बाइडेन ने अपना करीबी सहयोगी बताया, उसने पुतिन के साथ दोस्ती दिखाने में जरा भी गुरेज नहीं किया। और अब इजराइल हमास जंग के बीच कतर को संधि का गॉडफादर माना जा रहा है। वेस्ट को यकीन है कि जरूर दोहा के रास्ते इस जंग का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा।